इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज 28 फरवरी है 2026। हाँ, 2026। और मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है ना, मतलब वो किसी भी थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा तनावपूर्ण है इस वक्त। बिल्कुल। और आज का जो हमारा फोकस है वो इसी बात पर है कि 2025 के मध्य से लेकर आज सुबह तक ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये भयंकर सैन्य टकराव हुआ है उसकी पूरी परतें खोली जाएं। सही कहा। और हमारे पास ना डेटा और रिसर्च का एक पूरा अंबार है। मतलब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की आज की ताजा रिपोर्ट है। दृष्टि आईएएस का बहुत ही डिटेल्ड रणनीतिक एनालिसिस भी है हमारे पास। हाँ, और कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी सीआरएस के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर जो स्ट्रॉस सेंटर की रिसर्च है ना, वो भी हम देखेंगे। और आईजेएचएसएम का प्रॉक्सी नेटवर्क वाला अकादमिक पेपर भी है। साथ ही आज की जो ताजा खबरें हैं संडे गार्डियन और हिंदुस्तान अखबार की, वो भी। बिल्कुल। हमारा मिशन यही है कि इन तमाम पेपर्स और खबरों के ढेर से सबसे सटीक जानकारी निकाली जाए। ये समझना है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन से लेकर आज के हमलों तक असल में हुआ क्या है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक बात मैं चर्चा में आगे बढ़ने से पहले साफ कर दूं। इस विषय पर वैश्विक स्तर पर वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही तरफ के काफी कड़े राजनीतिक दृष्टिकोण हैं। बहुत कड़े। हाँ, तो हमारा काम यहाँ किसी खास विचारधारा या देश का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। मैं एक विश्लेषक के तौर पर यहाँ हूँ और हम पूरी तरह से तटस्थ रहकर सिर्फ मूल स्रोतों के तथ्यों को सामने रखेंगे। हाँ, मेरा भी यही उद्देश्य है। हम कूटनीति के पीछे का जो असली गणित है बस उसे समझना चाहते हैं। तो ये जानकारी उन सभी सुनने वालों के लिए है जो सूचनाओं की बाढ़ में डूबे बिना एक साफ तस्वीर देखना चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं 2025 के मध्य से, जहां से ये नया दौर शुरू हुआ। हाँ, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया था। दृष्टि आईएएस के एनालिसिस के हिसाब से इसका सीधा मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। थ्रेशोल्ड पार करने से रोकना। बिल्कुल। लेकिन इजराइल ने सिर्फ ऊपर के ठिकानों को नहीं चुना। उन्होंने तेहरान और नतांज की परमाणु सुविधा को निशाना बनाया। ताब्रिज में 2 सैन्य बेस और करमनशाह का वो भूमिगत मिसाइल बेस। हाँ, करमनशाह का अंडरग्राउंड बेस। इसका मतलब है कि इजराइल ने अपने सबसे एडवांस्ड बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। ये कोई छोटी चेतावनी नहीं थी। ये ईरान की सैन्य रीढ़ को तोड़ने का सीधा प्रयास था और इसी वजह से ईरान का पलटवार भी उतना ही खतरनाक रहा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जी, इसके तहत ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की जो लहरें दागी उससे यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में धमाके ही धमाके हुए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आज यानी 28 फरवरी 2026 को जो हुआ है उसने इस पूरे टकराव की प्रकृति ही बदल दी है। आज की वो आईएसडब्ल्यू रिपोर्ट। हाँ, आईएसडब्ल्यू रिपोर्ट एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न बता रही है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में एक नया जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिससे कुछ लोग लायंस रोवर भी कह रहे हैं। सही कहा। अब तक वो एक दूसरे की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल सीधे डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स कर रहा है, यानी लीडरशिप को खत्म करना, सीधे दुश्मन का सर कलम करना। वो सुप्रीम लीडर अली खामेनी और रक्षा परिषद के सचिव अली शामखानी और आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर जैसे बड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। मतलब ये तो सीधे तौर पर रजीम चेंज या सत्ता पलटने का इरादा है। बिल्कुल। और जब किसी देश की टॉप लीडरशिप पर बात आती है तो जवाब तो आता ही है। संडे गार्डियन की आज की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान ने कितनी आक्रामकता से जवाब दिया है। आज सुबह ही उन्होंने 35 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं इजराइल पर। और बात सिर्फ इजराइल तक नहीं रुकी, उन्होंने संघर्ष का दायरा बढ़ा दिया। बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब में जो अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन सब पर एक साथ हमले किए गए। पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध में घसीट लिया गया है। ईरान का मैसेज साफ है कि अगर हमारी लीडरशिप सुरक्षित नहीं है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस आक्रामकता को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। मतलब ये विवाद रातों रात तो शुरू नहीं हुआ। 1979 की क्रांति। हाँ, 1979 की ईरानी क्रांति ने ईरान को इजराइल के एक करीबी दोस्त से उसका सबसे कट्टर दुश्मन बना दिया। और जो बात अक्सर अनदेखी कर दी जाती है वो ये कि ईरान की रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं है। उन्होंने इजराइल विरोध और अमेरिका विरोध को अपनी विदेश नीति की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बना लिया है। ये पूरे इस्लामी जगत में लीडरशिप का दावा करने की एक वैचारिक लड़ाई है। और इसी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा वो परमाणु कार्यक्रम है जिस पर यह सारा बवाल हो रहा है। JCPOA समझौता। हाँ, जो 2015 में हुआ था। जब 18 अक्टूबर 2025 को ईरान ने आधिकारिक रूप से इसे खत्म करने की घोषणा कर दी तो वो सिर्फ एक कागज फाड़ने जैसी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अब यूरेनियम संवर्धन पर कोई सर्वेलेंस कैमरा काम नहीं कर रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक नहीं है। और इसका सीधा कनेक्शन 2018 से जुड़ता है जब अमेरिका इस समझौते से बाहर निकला था और उसने मैक्सिमम प्रेशर अभियान शुरू किया था। फिर 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत। सुलेमानी की मौत ने तो जैसे बातचीत के सारे रास्ते ही हमेशा के लिए बंद कर दिए। इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा असर ईरान की युद्ध लड़ने की शैली पर पड़ा है। IJSSM के पेपर में इसका बहुत अच्छा एनालिसिस है। प्रॉक्सी नेटवर्क वाला पेपर। जी। ईरान कभी सीधे पारंपरिक युद्ध में नहीं उतरता। वो जानता है कि अमेरिका और इजराइल की वायुसेना के आगे वो टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसने असममित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर चुना है। वो शतरंज के मोहरों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। लिबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हुती विद्रोही, ये सिर्फ लड़ाके नहीं है, ये ईरान की रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है।
और ईरान ने इन्हें इतने एडवांस्ड हथियार दे दिए हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स होकर भी एक पूरी फौज की तरह लड़ रहे हैं। और इसका अर्थशास्त्र समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो लागत वाला जो एंगल है, मतलब ये तो ऐसा हो गया है कि कोई आप पर 100 रुपए का पत्थर फेंके और आप उसे रोकने के लिए करोड़ों की ढाल इस्तेमाल करें। सही कहा। ईरान इन गुटों को जो ड्रोन देता है उसकी कीमत कुछ $1000 होती है, लेकिन इजराइल को उन्हें रोकने के लिए आयरन डोम या डेविड स्लिंग से जो इंटरसेप्टर दागने पड़ते हैं, वो लाखों डॉलर के होते हैं। एक इंटरसेप्टर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल को अपनी इसी रक्षा पर हर साल लगभग $18 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। बाप रे, 18 बिलियन! तो ईरान असल में हथियारों से ज्यादा उनके रक्षा बजट को लहूलुहान कर रहा है। ये एक थका देने वाला युद्ध है, वॉर ऑफ अट्रिशन। और इस युद्ध का दूसरा और बहुत बड़ा मोर्चा समंदर में खुल गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य। हाँ, दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हर दिन 17 मिलियन बैरल तेल यहीं से गुजरता है, दुनिया की कुल सप्लाई का 20 से 30%। लेकिन स्ट्रॉस सेंटर की जो ताजा रिसर्च आई है समुद्री युद्ध नीति पर, वो वाकई डराने वाली है। ईरान असल में इस रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। उनका निशाना VLCC है, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स। तेल के वो विशालकाय जहाज। लेकिन रिसर्च का एक तकनीकी पहलू ये भी है कि ये जहाज इतने बड़े होते हैं और इनकी डबल हल बनावट इतनी मजबूत होती है कि इन्हें डुबाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर ईरान छोटी आत्मघाती नावों और क्रूज मिसाइलों से हमला क्यों कर रहा है जब जहाज डूबेगा ही नहीं? यहीं पर मनोविज्ञान आता है। मकसद जहाजों को डुबाना है ही नहीं, मकसद है शॉक फैक्टर पैदा करना, दहशत। हाँ, पैनिक क्रिएट करना। जब हॉर्मुज जैसे संकरे रास्ते में किसी जहाज पर एक छोटी सी खदान का भी हमला होता है तो पूरे तेल बाजार में पैनिक मच जाता है। बिल्कुल। बीमा कंपनियां तुरंत जहाजों का प्रीमियम 400 से 500% बढ़ा देती हैं। और शिपिंग कंपनियां वहां से जहाज भेजने से मना कर देती हैं। बिल्कुल। सप्लाई चेन में कुछ घंटों की रुकावट कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देती है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है। और इसका असर हम आज सुबह के आंकड़ों में देख रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक ब्रेंट क्रूड पहले ही $71 प्रति बैरल के पार चला गया है और हालात बिगड़े तो ये $100 पार कर जाएगा आसानी से। तो इस सब का असली मतलब क्या है, खासतौर पर भारत के लिए? हम हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन इस संकट के बिल्कुल केंद्र में फंसे हुए हैं। भारत के लिए झटके बहुत गहरे हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो दृष्टि IS के डेटा के अनुसार भारत अपना लगभग 2 मिलियन बैरल तेल हर दिन इसी मार्ग से मंगाता है। और जब क्रूड ऑयल में $10 का भी उछाल आता है तो हमारा चालू खाता घाटा अरबों डॉलर बढ़ जाता है। तेल महंगा होने का सीधा असर माल ढुलाई पर पड़ता है। फिर खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं, राजकोषीय संतुलन बिगड़ जाता है और शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा निकालने लगते हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम से गिरते हैं। हाँ, तो ये सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि आम आदमी की जेब का मुद्दा है। ये तो अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन एक जो सबसे बड़ा संकट मुझे दिख रहा है वो मानवीय संकट है। खाड़ी देशों में हमारे इतने सारे लोग हैं, उनका क्या? ये सरकार की रातों की नींद उड़ाने वाली बात है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में 1,34,00,000 अप्रवासी भारतीय हैं और उनमें से 66% से ज्यादा सिर्फ खाड़ी देशों में है। UAE, सऊदी, कतर में। अगर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमले और तेज किए तो ये पूरा क्षेत्र वॉर जोन बन जाएगा। फिर तो 1990 और 91 के कुवैत संकट वाली हालत हो जाएगी। तो 1,70,000 लोगों को निकाला गया था। आज अगर वैसी स्थिति आई तो 80 से 90 लाख लोगों का मास इवैक्यूएशन करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक और कूटनीतिक रूप से ये एक दुस्वप्न है। और रणनीतिक कनेक्टिविटी का भी तो नुकसान है। ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है वो पूरी तरह पंगु हो सकता है। और IMEC प्रोजेक्ट भी, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, वो भी ठंडे बस्ते में जा सकता है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जो किया है उसकी वजह से जहाजों को वैसे ही केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। तो जिससे शिपिंग की लागत और समय दोनों बढ़ गए हैं। तो भारत एक बहुत ही बारीक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पर चल रहा है अभी। बहुत बारीक। एक तरफ इजराइल है जो रक्षा और तकनीक में हमारा अहम रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान और अरब देश हैं जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा देखते हैं और जहां हमारा डायस्पोरा है। और पश्चिमी देशों का दबाव भी होता है कि किसी एक की निंदा करो, लेकिन भारत की नीति तो हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता की रही है ना, बिना किसी खेमे में गए दोनों तरफ से बात करना। यही सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव है। तो CRS और दृष्टि की रिपोर्ट्स इसके समाधान क्या बताती हैं? कोई रास्ता है? रास्ते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। पहला तो 2 स्टेट सोल्यूशन ही है। जब तक फिलिस्तीन मुद्दे का राजनीतिक समाधान नहीं होता, ईरान प्रॉक्सी गुटों को वैचारिक आड़ देता रहेगा। और बैक चैनल कूटनीति? हाँ, ओमान या कतर के जरिए अमेरिका और ईरान की बातचीत होनी चाहिए। और तीसरा सबसे अहम है JCPOA को किसी नए रूप में बहाल करना। ईरान को भी अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए प्रतिबंधों से राहत चाहिए। गिव एंड टेक वाली बात है। तो अगर पूरे एनालिसिस को समेटें तो साफ है कि ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। ऑपरेशन राइजिंग लायन और डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। परमाणु हथियारों की होड़ और होर्मुज जैसे चोक पॉइंट्स ने एक ऐसा जाल बुना है जिसका असर दुनिया के हर घर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। और इन सब के बीच से एक ऐसा सवाल निकलता है जो दस्तावेजों में तो सीधा नहीं लिखा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो क्या? IJHSM के पेपर में जो ग्रे जोन वॉरफेयर का जिक्र है,
जहां युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ती, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ते हैं। प्रॉक्सी गुट। मेरा सवाल यह है कि अगर हमास या हूती जैसे गुट, जिनके पास ना वायुसेना है ना नौसेना, वो आज की पारंपरिक सेनाओं को उलझा सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकते हैं, तो क्या संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई हैं? क्या भविष्य के युद्धों में देशों की भौगोलिक सीमाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून महज एक भ्रम बनकर रह जाएंगे? ये वाकई झकझोर देने वाला विचार है। क्या हमारी पुरानी संधियां 21वीं सदी के इस प्रॉक्सी युद्ध के लिए तैयारी नहीं है? ये एक ऐसा मंथन है जो सिर्फ कूटनीतिज्ञों को नहीं बल्कि सबको करना होगा। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि दुनिया आगे किधर जा रही है।